स्टेट ऑफ मैटर चल रहा था, इसमें से हम लोग ने 2 लेक्चर लिया था, आज तीसरा लेक्चर है, इसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट जो आइडियल गैस की कहानी होती है ना, वो सब लोग हम लोग कर रखे हैं। बस आइडियल गैस की कुछ थ्योरीज हैं, कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, जिनको हम लोग थोड़ा सा ऐसे जाने हालांकि पता है, बट हम लोग थोड़ा सा ऐसे एक एक लाइन लिख लेंगे। इसको बोलते हैं ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, एक्चुअली वो आइडियल गैस की बात की जा रही है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ना, यानी केटीजी, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, वो कौन है आखिर? आइडियल गैस की ना, आइडियल गैस की काइनेटिक थ्योरी क्या होती है, किसी भी आइडियल गैस की काइनेटिक थ्योरी क्या होती है ना, उनके बारे में बात करनी है। तो चलिए, इसको आप देख लीजिएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीजें हैं जो आप पहले से जानते हो, उसी को ना आपको थोड़ा सा एक एक पॉइंट लिख लेना है, तो एक आइडिया लग जाएगा कि यार ये सब पॉइंट्स जो है ना केटीजी के अंदर आते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। एक एक पॉइंट बढ़ा लेना भाई। अच्छा बताओ जरा, केटीजी में ना गैस मॉलिक्यूल जो है ना, उनको एक पॉइंट मास की तरह, आप फिजिक्स में पढ़ते हो, मैकेनिक्स वगैरह पढ़ते हो ना, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हो, चार्ज वगैरह को पॉइंट चार्ज मान के स्टडी किया जाता है। तो वैसे जो ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इसमें जो गैस मॉलिक्यूल है ना, उनको पॉइंट 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 मास की तरह मान करके स्टडी किया गया है। तो पहला वही लिख दीजिएगा भैया, गैसियस मॉलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड टू बी क्या, पॉइंट मास। गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड, gaseous molecules are considered to be point mass। इनको ना पॉइंट मास कंसीडर किया गया, गैस मॉलिक्यूल को पॉइंट मास कंसीडर करके स्टडी किया गया। तो कुछ तो पॉइंट है, जैसे मैंने बोला ना कि गैस मॉलिक्यूल को पॉइंट मास की तरह ट्रीट किया गया। अच्छा, उसके बाद आप जानते हो कि गैस मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो या इंटरेक्शन ऑफ फोर्स जो होता है ना, वो क्या होता है? बोला था कुछ, बहुत कम बोले तो नेग्लेजिबल करेंगे, यहाँ नेग्लेक्ट मान के करेंगे, क्योंकि आइडियल गैस की, आइडियल गैस बोला था दुनिया में ऐसा आइडियल कुछ नहीं होता है। आइडियल बनाते हैं क्या मान के किया था कि गैस मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नेग्लेजिबल होता है, जीरो होता है, तो इसलिए वो हम लोग आइडियल मान लिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट उसी पे लिख दीजिएगा, दूसरा पॉइंट उसी पे लिखेंगे, फोर्स ऑफ इंटरेक्ट, देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, देयर इज नो, देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन में दोनों आ जाएगा, रिपल्सन हो या अट्रैक्शन हो, मतलब कोई रिपल्सन और कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो देयर इज नो फोर्स ऑफ क्या, इंटरेक्शन। उनको इंटरैक्ट करने के लिए, रिपल करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं है। देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन क्या, गैसियस मॉलिक्यूल। भैया गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं है, गैस मॉलिक्यूल के बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। यानी अगर तुमसे पूछेगा कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोल दो नेग्लेजिबल है। यहाँ नेग्लेजिबल भी लिख सकते हो, बट हमने लिख दिया देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या नो फोर्स ऑफ रिपल्सन, देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन क्या, गैसियस मॉलिक्यूल, उनके गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। तीसरा एक चीज और है काम का, सुनिए जरा, जब आप गैस मॉलिक्यूल को किसी कंटेनर में रखते हो ना, तो गैस मॉलिक्यूल उसी कंटेनर में क्या करता है, फैल जाता है। किसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो जब भी आप वॉल्यूम ऑफ गैस बोलते हो ना, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर याद आता है। तो गैस का जो खुद का मॉलिक्यूल है, क्या उसका वॉल्यूम कुछ होगा, बहुत कम होगा। एटम मॉलिक्यूल हमें दिखते नहीं है, जो एटम मॉलिक्यूल हमारी आंखों से दिखते नहीं है, उनके वॉल्यूम को हम क्या मान सकते हैं क्या, नेग्लेक्ट करेंगे। यहां भी जैसे इनका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या किया था, नेग्लेक्ट किया था। तो वैसे आइडियल गैस के केस में अगर उसको आइडियल मानना है किसी गैस को ना, तो उनके बीच में इंटरेक्शन को क्या मान लो, जीरो, नेग्लेक्ट कर दो। या उनके अंदर जो क्या है, गैस का खुद का मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम नहीं, गैस का वॉल्यूम मतलब तो कंटेनर का वॉल्यूम हो जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इज नेग्लेजिबल इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कंटेनर की कंपैरिजन में, यानी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की कंपैरिजन में गैस के खुद का मॉलिक्यूल क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है। तो लिख दीजिएगा वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ, हाँ जी, किसकी, हाँ, तो यही सब तो पॉस्टुलेट है आइडियल गैस का, कि पॉइंट मास मानना है, वॉल्यूम लेना नहीं है, उनके बीच में अट्रैक्शन लेना नहीं है। अगर ये सब कुछ चीजें आप मान लोगे, तो फिर आपका हर गैस क्या बन जाएगा, फिर
आइडियल। तो आइडियल एक्चुअली गैसेज होती नहीं है, बट कुछ कंडीशन लगा करके हम उसको आइडियल बनाते हैं। तो आइडियल गैस की जो काइनेटिक थ्योरी है कि पॉइंट मास मान लिए, पॉइंट मास मान लिए तो गैस मॉलिक्यूल के अंदर इंटरेक्शन नहीं लेना है, क्योंकि फ्री टू मूव होता है गैस मॉलिक्यूल। गैस की जो डिफिनेशन होती है फ्री टू मूव होता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन इतना कम है कि हम बाकी की कंपेरिजन में इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। और जब नेगलेक्ट करेंगे तो कुछ कंडीशंस लगा रहे हैं, मतलब ये फिर आइडियल बन जाएगा। तो देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, इज नेग्लेजिबल। इज क्या, इज नेग्लेजिबल किसकी कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। सर हाँ जी। सर, अगर जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनको मतलब 100% कंप्रेस करके बहुत स्मॉल एरिया में, मतलब या बहुत स्मॉल वॉल्यूम में ले आए, तो सर वो वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल होना चाहिए एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए गैस वो तो फिर यही हो गया ना। वो तो फिर यही होगा कि अगर आपने गैस मॉलिक्यूल को बहुत कंप्रेस कर लिया, कंप्रेस करके लिक्विड बना लिया, या और ज्यादा कंप्रेस कर दिया वो सॉलिड बन गया, हाँ तो यस सर। लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम हम लेते ही कहाँ, हम लोग गैसीय सिस्टम में केवल किसका लेते हैं, गैस का। क्योंकि जो लिक्विड और सॉलिड बन जाएगा ना, उनका वॉल्यूम हम लेते ही कहाँ है। तो वॉल्यूम यहाँ जो किसकी लिया जाता है, गैस का केवल। तो सॉलिड और लिक्विड बना लोगे को हम कंप्रेस कर करके ना, तो उनका वॉल्यूम वैसे भी नहीं लिया जाता है। ठीक सर है। आइडियल के केस में बहुत कम होगा ना। किसके, सर आइडियल गैस के, मतलब आइडियल गैस का नहीं केस नहीं, में बहुत कम होगा। आइडियल गैस में हम मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करेंगे एज यस कंपेयर टू सर। वॉल्यूम ऑफ गैस। लेकिन अगर आप बोलोगे कि हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो जब आप कंप्रेस करोगे गैस मॉलिक्यूल को पकड़ करके इकट्ठा करोगे, तो जब इकट्ठा करोगे तो इसका मतलब गैसियस स्टेट से आप बाहर जा रहे हो, या तो आप लिक्विड स्टेट की तरफ जा रहे हो या फिर सॉलिड स्टेट की तरफ आप जा रहे हो। तो फिर गैस वो रहेगा ही नहीं, तो फिर हम केटीजी की बात नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर वो गैस है तो हम अंडर कंडीशन अभी नहीं लाएंगे कि हाई प्रेशर कर दिया, क्योंकि अभी मैं पढ़ाने वाला हूं इसके बाद में ना लिक्विफेक्शन ऑफ गैस, गैस को लिक्विफाई करेंगे। तो जब हाई यस सर। प्रेशर लगा के कंप्रेस करेंगे तो गैस किस में चला जाएगा, लिक्विड में। तो जब लिक्विड में चला जाएगा तो वहां गैस की थ्योरी क्यों पढ़ोगे, जब वो लिक्विड हो गया है। तो वहां लिक्विफेक्शन पढ़ेंगे किसी गैस का, यानी किसी गैस को लिक्विफाई किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, अंडर हाई प्रेशर या लो टेम्परेचर पे। तो वहां पर टर्म आएगा लिक्विफेक्शन। तो वो गैस नहीं रहेगा, और जब गैस नहीं रहेगा तो फिर गैस की थ्योरी वहां पे नहीं लगेगी। तो अगर हम यहाँ गैस की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो मतलब हम गैस को ही मानना है, उसको कंप्रेस करके ऐसा कुछ नहीं बनाना है अभी। मान लो कि हाँ वो परफेक्ट गैस है, ठीक है। गैस है तो क्या चीजें उसको फॉलो करनी है, कि उनको पॉइंट मास मान लेना है, उनके मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन नहीं होगा, उनके मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम कंटेनर की कंपैरिजन में नेग्लेजिबल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या, गैस, या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। तो वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में ना, वॉल्यूम ऑफ गैस की कंपैरिजन में खुद के उनके मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लेजिबल है। वॉल्यूम, अब आप ऐसे ऐसे बोल सकते थे, आप ऐसे कर सकते हो इसमें कि जैसे मान लो एक कंटेनर दिखा दिया, कंटेनर बड़ा सा है, इसमें कोई गैस मॉलिक्यूल है और कंटेनर है, और कंटेनर में आपको दिख रहा है ढेर सारा स्पेस है। तो कोई भी गैस इसमें रखोगे तो कंटेनर का वॉल्यूम ले लेगा। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल का ऐसे मान लो ये वॉल्यूम है इसका, इतना छोटा सा, एक डॉट के बराबर। और ये देख रहे हो ये वॉल्यूम ऑफ गैस है, और उसमें एक डॉट के बराबर मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम है। तो ये डॉट इतने एरिया के, इतने स्पेस के हिसाब से डॉट कंसिडरेबल है, नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है। तो कुछ ऐसा होता है कि यस जो सर। गैस के खुद का वॉल्यूम है वो पता चला बहुत कम है ना, और जिस कंटेनर में फैला है वो बहुत बड़ा है। तो बहुत छोटे लोग बहुत दूर तक फ्री टू मूव कर रहे हैं, तो जो उनका खुद का साइज होती है बहुत छोटे हैं, तो उनका खुद का वॉल्यूम उस बड़े से स्पेस की कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। ठीक है। या ऐसे समझ लो, मान लो कि ऐसे इसमें आप जानते हो ना कि, अब इसमें जान रहे हो कि मान लो इस कमरे के अंदर, ये कमरा है, इतना बड़ा स्पेस है, इतना बड़ा वॉल्यूम है। मान लो कि इस कमरे के अंदर कोई मॉस्किटो आ गया है, और मॉस्किटो को समझो कि वो गैस का मॉलिक्यूल है, खुद इतना है कि दिखता नहीं है, उसकी खुद की साइज इतनी छोटी है, और इस कमरे के हिसाब के उसके वॉल्यूम के हिसाब से उसको लेना है कि नेग्लेक्ट कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है। तो ऐसे कहानी है यहाँ पर कि गैस मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम क्या है, सॉरी गैस के मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल का साइज यानी मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बहुत कम है, किसकी कंपैरिजन में, पूरे गैस के वॉल्यूम यानी कंटेनर के कम वॉल्यूम की कंपैरिजन में। तो यही यहां पर एक अजम्पशन लगाना है
अच्छा मॉलिक्यूल, अच्छा खुद का इंडिविजुअल मॉलिक्यूल कोई है, अगर इंडिविजुअल कोई मॉलिक्यूल है तो यार उसका कोई साइज होगा, उसका कोई अपना क्या होगा, रेडियस होगा। तो ऐसा थोड़ी है कि किसी गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते आप, वॉल्यूम तो होता ही है, लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे तो कंपेरेटिव में क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो वॉल्यूम जो होगा ना वो नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और गैस मॉलिक्यूल फ्री टू मूव होते हैं और कोलिजन करते हैं आपस में भी और साथ में किसके, कंटेनर के वॉल के साथ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो आप चाहें तो बढ़ा दीजिए, वही लिख दीजिएगा भाई। गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर, गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद क्या, कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर, और किसके साथ भी, एंड द वॉल ऑफ, एंड वॉल ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के वॉल के साथ भी क्या करते हैं ये, कोलिजन करते हैं, क्योंकि फ्री टू मूव होते हैं, बिकॉज ऑफ फ्री टू मूव, आपको पता है ये फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए क्या करेंगे। अच्छा यहां पर एक टर्म आया कि गैस मॉलिक्यूल कोलिजन करेंगे। तो गैस मॉलिक्यूल जब कोलिजन करेंगे, अगर ये गैस मॉलिक्यूल कोलिजन करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि गैस मॉलिक्यूल अगर कोलिजन करेंगे तो भैया कोलिजन कैसा होना चाहिए, इलास्टिक या इन इलास्टिक। तो अगला पॉइंट लिखिए था, आइडियली द तो इलास्टिक कोलिजन, होना चाहिए। कोलिजन, द कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, कोलिजन बिटवीन क्या, गैस मॉलिक्यूल, कोलिजन बिटवीन क्या, गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होते हैं भैया। परफेक्टली क्या, कैसे होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। कोलिजन कैसा होना चाहिए गैस मॉलिक्यूल के बीच में, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। अच्छा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब समझते हो, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी कंजर्व रहेगा ना। यस सर। तो ब्रैकेट में देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, इनके बीच में कोई एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है मतलब टकराने के बाद इनमें कोई क्या, या टकराने के बाद इनके अंदर एनर्जी में कोई लॉस नहीं आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, परफेक्टली क्या, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। एक चीज और है, गैस मॉलिक्यूल जब फ्री टू मूव करता है ना, तो केटीजी के हिसाब से बताया था कि गैस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई ग्रेविटी काम नहीं करती है, गैस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई ग्रेविटी काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ गैस मॉलिक्यूल हवा में है तो पता चला कि हम लगा दें कि मास है में तो mg नीचे, ठीक है। तो ऐसा कुछ ग्रेविटी का रोल गैस मॉलिक्यूल पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर वो mg उमजी लगा दोगे तो इतनी फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। फिर हम एक तो बोल रहे हैं कि उनके अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं है और फ्री टू मूव है, इधर उधर रैंडम मोशन करेगा, और ये सब रैंडम मोशन फ्री टू मूव तभी सब पॉसिबल होगा जब उसके अंदर कोई ग्रेविटी ना हो। तो एक पॉइंट और बढ़ाइएगा, एक पॉइंट इसमें और बढ़ा दीजिएगा और वो भी पॉइंट ऐड कर दीजिएगा, एक पॉइंट और बढ़ा लीजिएगा और उसमें ऐड कर दीजिएगा, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन गैसियस मॉलिक्यूल्स। आप बताओ गैसियस मॉलिक्यूल का जो मोशन है क्या उस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट है या नेग्लिजिबल है। तो यहां पर ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, किस पे, गैसियस मॉलिक्यूल पे। तो लिख दीजिएगा द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मॉलिक्यूल्स, द इफेक्ट ऑफ, द इफेक्ट ऑफ क्या, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ क्या, ग्रेविटी ऑन मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ गैस, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ क्या, ऑन मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ गैस, ऑन मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ गैस इस क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो ध्यान रखना इस पे, इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। एक पॉइंट और बढ़ाइएगा, जब गैस मॉलिक्यूल
रैंडम मोशन करता है ना, फ्री टू मूव करता है ना, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली होगा। तो लिख दीजिएगा एक पर एवरेज। अच्छा, गैस मॉलिक्यूल एक होंगे, बहुत सारे होंगे? बहुत सारे होंगे तो एवरेज वर्ड आ जाएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एक टर्म आएगा क्या, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी आप गैस मॉलिक्यूल, किसी भी गैस मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा ना, उतना ज्यादा गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो एक पॉइंट ये था। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या माना जाता है, जीरो। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल आप जीरो मानोगे। और जो भी एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो डिपेंड किस पे करेगी, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है कि आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो किसी गैस की होगी ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। तो यहां से पता चल गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो गैस की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये भी एक पॉइंट है कि जो आइडियल गैस का या इक्वेशन होता, सॉरी आइडियल गैस जो होते हैं ना, उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि इतना ज्यादा फ्री टू मूव करता है ना कि पोटेंशियल एनर्जी उसके पास जीरो आएगा। टोटल एनर्जी जो होगी वो सब काइनेटिक होगी, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करेगा, टेम्परेचर पे, और डायरेक्टली डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो ये ध्यान रखना। यहीं पर एक इक्वेशन यूज करने जा रहा हूं जो काइनेटिक गैस इक्वेशन के नाम से फेमस किया गया है दुनिया में। ये तो यहीं पर लिखिएगा काइनेटिक गैस इक्वेशन। यहां पर इसको डिराइव नहीं करना है, काइनेटिक काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन कॉपी करना आपको, और डायरेक्टली देख लो क्या है काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन जो है ना वो कुछ इस तरह से है। काइनेटिक गैस इक्वेशन इज, वो है क्या, समझो जरा। और इसी इक्वेशन को याद रखना, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 mn। और ये कोई वेलोसिटी है, और वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, वीआरएमएस का स्क्वायर है। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक गैस, काइनेटिक गैस इक्वेशन बोलते हैं इस इक्वेशन को। अच्छा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन याद है, एनर्जी होता है। तो जो P इंटू वी लिखा है ना, एक्चुअली ये एनर्जी का ही फॉर्म है। प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी आता है, वर्क डन आता है। तो वर्क भी क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। तो P इंटू वी, क्योंकि काइनेटिक गैस गैस है तो प्रेशर होगा, गैस है तो क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो P इंटू वी निकाला गया है 1/3 mn इंटू कितना, वेलोसिटी है, और आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, और बी फॉर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का क्या है, स्क्वायर है। अब एक एक चीजें लिख देना भाई। पी क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस। पी क्या है, सबके सबके टर्म को लिख देना, प्रेशर ऑफ गैस। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस। स्मॉल एम क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास है। गैस तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ना, कंटेनर के अंदर गैस के एक मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे होंगे। एक मॉलिक्यूल का मास है। और एन क्या है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल हैं, इसलिए हम इंटू एन करेंगे तो टोटल मास निकल जाएगा। तो एम क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास है, एक गैस, वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, एक गैस मॉलिक्यूल का मास है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का क्या है, मास है, मास ऑफ क्या, वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास है। और एन क्या है, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल के नंबर हैं। और आप जानते हो वी क्या है, आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो वीआरएमएस को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर क्या, वेलोसिटी है। तो ये गैस मॉलिक्यूल का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। इसको बोलते हैं केटीजी का इक्वेशन है, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक इक्वेशन है प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में। इस इक्वेशन को याद रखिएगा। अब यहीं से, अच्छा ये 4-5 पॉइंट थे कुछ गैस के बारे में, रट्टा नहीं मारना बैठ गए। गैस मॉलिक्यूल को पॉइंट मास माना गया, इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है, इनके खुद का वॉल्यूम क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं। ठीक है, समझ गया ना, यही सारे पॉइंट है। और इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और वो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, कैसे, डायरेक्टली। यही सारे पॉइंट है, आगे पीछे कैसे भी लिखो, ये इंफॉर्मेशन है।
यही है आपके आइडियल गैस का मामला। हाँ जी, नहीं नहीं, वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यही सब वेलोसिटी भी अलग से पढ़ेंगे, बताऊंगा अभी। ठीक है, हाँ, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस है। वो जो गैसीय सिस्टम है, गैस मॉलिक्यूल है ना, उनका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। आप समझ लो इसमें लगा हुआ मीन, मीन लगा है तो एक मॉलिक्यूल का कैसे हो सकता है? मीन तो आपको पता है बहुत सबका क्या एवरेज लेते हैं ना, तो बहुत कई सारे जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनका मीन होगा ये। लेकिन खाली मीन नहीं लेना है, स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन लेना है, फिर रूट भी लेना है। रूट मीन लिखा है भाई, उसमें क्या है, रूट मीन स्क्वायर तीनों तो लिखा है जो करना है। रूट मीन स्क्वायर यानी वेलोसिटी लो, उसका सर जो स्क्वायर करो, स्टैंडर्ड मीन लो, डेविएशन फिर रूट मेथड लो से आप। कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से कैलकुलेट करते हैं यूनिट्स एंड हाँ मेजरमेंट में। हाँ, वही 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 वेलोसिटी तो उसी से निकाला जाता है। जैसे सबका स्क्वायर करके डिवाइड बाय एवरेज और होल करूँ। हाँ, मीन लगा है तो एवरेज तो करना ही है। हाँ यस। ठीक है, चलिए, अब देखना जरा, अब नेक्स्ट है ना, ये केटीजी का मामला था। अब इसी में थोड़ा सा ना एक नोट लिखना है, इसी क्वेश्चन का एक मॉडिफाइड फॉर्म लेते हैं, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाइड करते हैं। तो केटीजी वाले क्वेश्चन को लिखिए और उसी को मॉडिफाइड करते हैं। पीवी इक्वल टू कितना, 1/3 एम इंटू एन इंटू वी आर एम एस का क्या स्क्वायर। अच्छा, आप यहाँ वेलोसिटी का स्क्वायर भी लिख सकते हो, वो अंडरस्टूड है कि वहां रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिया जाएगा। तो अगर आप वीआरएमएस नहीं लिखते हो तो आप वी स्क्वायर लिखते हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टूड है, हाँ ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी होता है वो लिखा गया है। अब ये गैस के मॉलिक्यूल का वेलोसिटी मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तो उनका एवरेज होगा कुल मिलाकर के। ठीक है, तो चलिए, हमारे पास जो ये फार्मूला है इसको आप जानते हो ना। अच्छा, इसमें आपका टारगेट है कि सर अभी आपने रिलेशन बताया था काइनेटिक एनर्जी का, और यहाँ तो प्रेशर वॉल्यूम दिख रहा है, तो ये भी एनर्जी का ही फॉर्म, लेकिन प्योरली काइनेटिक एनर्जी दिख नहीं रही है। तो उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इधर हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। अगर यहाँ हम 2 से डिवाइड कर दें ऊपर और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अपना फायदा हो जाएगा कि वो हाफ एम बी स्क्वायर दिख जाएगा, और हाफ एम बी स्क्वायर दिख जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। आप समझो जरा यहाँ पे, इसलिए ऐसा करते हैं। तो पीबी इज इक्वल टू 2/3। अच्छा बताओ, एक मॉलिक्यूल का मास सेम है, एन मॉलिक्यूल है, टोटल मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा ना, पूरे गैस मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एम इंटू एन क्या है, पूरे गैस मॉलिक्यूल का मास है। एक मॉलिक्यूल का मास एम है तो एन मॉलिक्यूल है, कितना हो जाएगा, एम इंटू एन ना। तो उसको मैं कैपिटल एम लिख दूं, चलो, तो हाफ लिख देते हैं, और ये इसको हम कैपिटल एम लिख देते हैं। और यहाँ क्या है, वी आर एम एस स्क्वायर। तो बताओ इसको हम काइनेटिक एनर्जी लिख दें, हाफ एम बी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख दें, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब आ गया पीवी इक्वल टू 2/3, और ऊपर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से देख, काइनेटिक एनर्जी डिराइव हो गया 3 PV/2। 3 PV कितना आ गया, 2 आ गया। और पीवी इक्वल टू आइडियल गैस का इक्वेशन लगाओ, पीवी इक्वल टू क्या पढ़ते हो, एनआरटी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2 एनआरटी। और यही है काइनेटिक एनर्जी किसी गैस का। तो गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, अब गैस की काइनेटिक एनर्जी तो एक मॉलिक्यूल तो था नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी लिखे हैं, लेकिन आपको फील आना चाहिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो गैस की जो काइनेटिक एनर्जी यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3/2 क्या होती है, एनआरटी। ये किसके, अब तो बताओ यहां से काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, आ गया वही जो थ्योरी में लिखा था तुमने, किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। तो यहीं से देखो, यहीं से आपको मिल गया कि जो काइनेटिक एनर्जी था वो डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर गैस का अमाउंट फिक्स कर दिया जाए, गैस का अमाउंट फिक्स कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली है, और यही आपने थ्योरी में देखा था। तो केटीजी का ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा था वो इस केटीजी के ही क्वेश्चन से हमने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया तो काइनेटिक एनर्जी बन गया। और एक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी याद रखिएगा, 3/2 एनआरटी एन मोल के लिए। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली आ रहा है, दिख रहा है। अच्छा, हम यहाँ पर अगर ले लें फॉर 1 मोल, तो बताओ भाई फॉर 1 मोल कितना हो जाएगा, 1 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 3/2 RT हो जाएगा। और यहीं पर एक टर्म आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एक आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल टू आता है गैस कांस्टेंट पान अवोगाड्रो नंबर। कितना आता है, ये आता है, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
के को क्या बोलते हैं? Yes, sir, Boltzmann. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 3/2 RT है वो कितने मोल का काइनेटिक एनर्जी है? 1 मोल का, 1 मोल का है ना। अगर उसको हम Na से डिवाइड कर दें क्या हो जाएगा बताओ? अगर हम Na से डिवाइड कर दें तो 1 मॉलिक्यूल का नहीं आ जाएगा? 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल Yes, होते sir. हैं? Na। तो ये जो 1 मोल का है ना, तो मतलब Na मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी है ना, तो अपन Na कर दे तो 1 का निकल जाएगा। Yes, तो sir. अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 3/2 R/Na कर दूं और इंटू कितना T, तो R/Na कर दूं तो ये कितने का है? ये काइनेटिक एनर्जी 1 मोल का था, अब ये किसका आ गया? 1 मॉलिक्यूल का आ गया। और R/Na को क्या बोलेंगे हम? के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो 3/2 kT। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्म ये भी है, 3/2 kT। आप पढ़े थे 3/2 RT, तो जो लोग 3/2 RT पढ़ते हैं ना वो सही है, लेकिन 1 मोल का है। और जो 3/2 kT पढ़ते हैं वो 1 मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी है। दोनों में फर्क समझ में आया? 3/2 RT 1 मोल का है, NRT कर दो तो N मोल का आ जाएगा, लेकिन अगर KT कर दो तो 1 मॉलिक्यूल का आ जाएगा। तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT ना, वो 1 मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी है। और जो 3/2 RT या N 3/2 NRT पढ़ते हैं वो N मोल का, 3/2 RT 1 मोल का, और यहाँ पर 3/2 kT बोलते हैं ना, तो ये 1 मॉलिक्यूल का आ जाता है। तो यहाँ से भी आपको दिख रहा है साफ साफ की काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा, और यही KTG का पोस्टुलेट्स भी था, और वो सारी चीजें पता चल रही हैं। तो चलिए वो तो इसलिए बता दिया कि अगर किसी को निकालना हो तो वो कर लेगा। काइनेटिक एनर्जी ना 3/2 kT के फार्म में होता है। कई सारे बच्चों को 3/2 NRT देखने को या RT देखने को मिलता है, कई सारे बच्चे ऐसे 3/2 KT और कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये गलत है क्या? वो शायद R था, ये K लिख दिया है। तो भैया गलत गलत कुछ नहीं है। 3/2 RT है तो 1 मोल का है, और 3/2 KT है तो 1 मॉलिक्यूल का है। के यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो ध्यान रखना इसको। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब यहां से ना अगर आपको पूछेगा तो उसको भी थोड़ा सा देखना कैसे क्या करना है। एक नोट लिखना। हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना था? 3/2 NRT, N मोल के लिए। तो अगर मैं दो अलग अलग कंडीशन पे लगाऊं, तो मान लो टेम्परेचर बदल रहा हो, तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू N1T1 अपॉन N2N T2। ऐसा भी केस बनेगा, मतलब ऐसा भी बन सकता है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग मोल का निकालना चाहो, काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करना चाहो तो हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा। अगर मोल बराबर है तो कैंसिल कर लेना, केवल T1/T2 आएगा। इस तरह से अलग अलग अगर केसेस के लिए अगर हमें काइनेटिक एनर्जी की बात करनी हो ना, तो N1 अरे 3/2 कांस्टेंट कट जाएगा यार, तो N1T1 अपॉन कितना आ जाएगा? N2T2 आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी पर जब क्वेश्चन बनेगा ना, तो इस तरह से आप बना के कर सकते हो गया भाई? चलिए कर लेंगे ना भाई इसको। अब यार वो अलग अलग गैस देगा, जैसे वो नाइट्रोजन गैस दे दिया, और मान लो एक कौन सा गैस दे दिया? O2 गैस। अब इसका अब ना आपको पता है कि इसके मोल मोल या तो दिया रहेगा तो वेट दे रहेगा तो मोल निकल जाएगा ना। तो बस उसमें क्या दिक्कत है? तो वो दिया रखेगा, जैसे मान लो इसका कोई मोल वेट देगा, इसका ऑक्सीजन का वेट देगा, तो अपने आप मोल निकल जाएंगे। मोल निकल जाएंगे तो इनको टेम्परेचर देना पड़ेगा। जैसे वो मान लेते हैं कि इसमें से सपोज करो कि इसमें से कितने 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस लिया गया है, और 32 ग्राम क्या लिया गया है? ऑक्सीजन गैस। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब कितना हो जाएगा? आधा मोल है, और 32 ग्राम का मतलब 1 मोल है। इनके मोल साफ साफ दिख रहे हैं। और उसने बोल दिया कि टेम्परेचर, इसका काइनेटिक एनर्जी देखना, इसका बोल दिया कि काइनेटिक एनर्जी आपका, जब काइनेटिक एनर्जी मान लो दे दिया के है जो भी है, कब? जब टेम्परेचर कितना था? T1। उसने बोलेगा कि जब टेम्परेचर T2 कर दिए, जब टेम्परेचर T2 कर दिए तो काइनेटिक एनर्जी बता दो।
यानी K2 की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो क्या करोगे फिर आप, अलग अलग टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हो तो यही ऊपर वाला फार्मूला लगाओगे ना, तो लगा देना, इसी में रख देना सारी वैल्यू, निकल जाएगा। एक को K रखोगे तो K2 के टर्म में निकल जाएगा ना। अरे पहली वाली जो काइनेटिक एनर्जी है, हमने वैल्यू तो दिया नहीं, हमने K दे दिया, तो K के टर्म में निकल जाएगा दूसरी वाली। या इसको हम कुछ वैल्यू देंगे तो फिर ये भी अपना परफेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे कहने का मतलब ये है ना कि आपको ना ऐसे अलग अलग गैसेस देगा, उनके अमाउंट देगा, अलग अलग टेम्परेचर पे कंपेयर कराएगा, तो फिर आपको ना ऐसे निपटा देना है। लगेगा अगर ठीक है यार काइनेटिक एनर्जी वाला मामला है, तो काइनेटिक एनर्जी 3/2 एनआरटी होता है, तो अलग अलग टेम्परेचर की बात करेगा तो काइनेटिक एनर्जी 1 ke1/k2 इक्वल टू व्हाट, n1 t1/n2 t2। आप इस तरह से यूज कर लोगे, ये हो जाएगा। अब यहीं पर एक नया टर्म आपने देखा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, जब आपने इसका इक्वेशन लिखा ना, पी वी इक्वल टू 1/3 3 mn v RMS स्क्वायर, तो वहां पर आपको ना v मिला वेलोसिटी। अब ये गैस के वेलोसिटी का जो टर्म चलेगा, अब यहां पर हम मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, गैस के मॉलिक्यूल का जो स्पीड है ना। और यहाँ केमिस्ट्री में स्पीड और वेलोसिटी सब एक ही चीज है भाई, बता दे रहे। बोला था ना मास और वेट केमिस्ट्री में एक ही होता है ना। नहीं, मास अलग है, पता लगा जी लगा के वेट पढ़ रहा है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो जो केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही है, तो केमिस्ट्री में जो वेलोसिटी और स्पीड सब क्या है, एक ही है। तो दिमाग मत लगाना, नहीं सर आप क्या बता रहे हो, हमने तो कुछ और पढ़ा है फिजिक्स में। ठीक है, तो ज्यादा हाँ दिमाग उस तरह से मत लगाना। तो हेडिंग डालिएगा जरा, क्या, मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ गैस या मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, यहाँ स्पीड वेलोसिटी सब एक ही लेना है। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ गैस, गैस की मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में स्टडी करनी है। तो भैया गैस की जो मॉलिक्यूलर स्पीड है ना, यहाँ 3 तरह की स्पीड गैस के अंदर देखने को मिलेंगी आपको। एक तो जो आप जानते हो VRMS, नाम है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एक का नाम हो जाएगा VAV, लिखेंगे ऐसे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। एक का लिखेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी VMP। अब इसको लिखना हो तो आप लिख दीजिएगा पूरा फुल फॉर्म, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी। और ये कौन सा है, एवरेज वेलोसिटी है। और ये कौन सा है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं इसको। तो समझाएंगे अभी तीनों को कि क्या है तीनों। मतलब मॉलिक्यूलर गैस मॉलिक्यूल के अंदर 3 तरह की वेलोसिटी डिफाइन की गई है, VRMS, V एवरेज, VMP। M इज द मोस्ट प्रोबेबल, मतलब वही P प्रोबेबल वेलोसिटी। तो VMP, VRMS और क्या है, V एवरेज है। तो सबसे पहला हम डिफाइन करने जा रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को। VRMS को बात करते हैं, VRMS की बात करते हैं। तो समझो जरा VRMS। अच्छा, इसका डेरिवेशन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वगैरह से किए जाते हैं, तो यहाँ इसको डिराइव नहीं करना है केमिस्ट्री के अंदर इन सबके वेलोसिटी को। इनका जो मैथमेटिकली डेरिवेशन करके फार्मूला आता है ना, बस उसी को यहाँ पे लिख करके उसी से सारे क्वेश्चंस रिलेट करने हैं और उसी का कनेक्शन पढ़ना अपने को। ठीक है। अब क्योंकि हम बोल्ट्जमैन मैक्सवेल का एक बहुत बड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, एक इक्वेशन होती है, एक्सपोनेंशियल टर्म में होती है। ठीक है, उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर वगैरह के इसकी वेलोसिटी वगैरह डिराइव की जाती है। तो वो सब सारा काम अपने को नहीं करना है। ये थोड़ा सा जो लोग ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं ऑनर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन MSc वगैरह करते हैं, तो उसमें ये सब सारी चीजें डिराइव की जाती हैं। क्योंकि अब यार यही लेवल आगे थोड़ी पढ़ना है, कुछ उसका बड़ा लेवल पढ़ना होता है, तो वहां से निकाल करके डायरेक्ट हम लोगों को यूज करना है। ठीक है, तो लिखिएगा VRMS वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हमें क्या करना है ना, उनके बारे में सारी स्टडी करनी है। किसकी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हेडिंग डालते हैं भैया VRMS। VRMS और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। समझो जरा, मान लेते हैं कि एक बलून है या कोई कंटेनर है, इसमें ना इसमें क्या है, गैस मॉलिक्यूल है। अब गैस मॉलिक्यूल हैं तो गैस मॉलिक्यूल एक थोड़ी होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो मान लेते हैं कि यार N1 मॉलिक्यूल गैस के जो हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं मान लो, और उनमें से मान लेते हैं कि जो हमारे N1 मॉलिक्यूल हैं वो B1 वेलोसिटी से चल रहे हैं, और N2 मॉलिक्यूल कितने वेलोसिटी से हैं, B2, और N3 मॉलिक्यूल कितने वेलोसिटी से मान लो, B3। मान लो N1 N2 N3 गैस मॉलिक्यूल हैं सारे, और N1 मॉलिक्यूल मान लो B1 से चल रहे थे, N2 मॉलिक्यूल B2 से
और N3 मॉलिक्यूल मान लो कितने वेलोसिटी से चल रहे हैं, B3 साइंस सो वन बोल सकते हो हम, 3 मॉलिक्यूल का रेंज दिखा रहे हैं, ऐसे कितने भी हो, आप समझो जरा। तो इसमें से क्या होगा ना, अब इसका जो वेलोसिटी है, अलग अलग वेलोसिटी है, V1 V2 क्या, V3, तो वेलोसिटी का स्क्वायर कितना होगा, V1 स्क्वायर प्लस, रुको पहले प्लस प्लस ना करो, थोड़ा दूर लिखना अभी जैसे मैं लिख रहा हूं, V1 स्क्वायर और V2 स्क्वायर और V3 स्क्वायर, और होता तो वो भी जोड़ते B4 जो भी एंड सो ऑन। ये तो स्क्वायर हुआ, स्क्वायर वेलोसिटी हुआ। आगे क्या करेंगे, मीन लेंगे। मीन का मतलब क्या हो गया, V1 वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो N1 वाले मॉलिक्यूल थे, तो इंटू N1 यानी N1 B1 स्क्वायर, N2 B2 स्क्वायर, N3 B3 स्क्वायर करोगे और प्लस करोगे, और बाई क्या करोगे, अरे 3 मॉलिक्यूल है ना 3 टाइप के, तो बाई 3 करोगे। क्यों, क्या करोगे, पक्का, या N1 N2 N3 करना है, एवरेज कैसे निकालोगे भैया, प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 करना है, और उसके बाद क्या लेना है, रूट लेना है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, VRMS। वेलोसिटी का स्क्वायर करना है, और अलग अलग मॉलिक्यूल हैं उनकी वेलोसिटी, तो उनसे मल्टीप्लाई कर दो भैया और उनको जोड़ दो, एवरेज आ गया। और एवरेज आप जानते हो कि N1 मॉलिक्यूल अगर है तो अपन N2 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी V2 है, N3 मॉलिक्यूल का V3 है, तो उस मॉलिक्यूल के अपने नंबर से उनके वेलोसिटी में मल्टीप्लाई करो अपॉन टोटल मॉलिक्यूल, यही तो होता है एवरेज। और टोटल मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3, तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। अब वो दे देगा यार, दो मालिकूल इतने वेलोसिटी चल रहे हैं, 10 मालिकूल इतने वेलोसिटी चल रहे हैं, 15 मालिकूल इतने वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बता लेगा। कुछ नहीं करना, जो इंडिविजुअल वेलोसिटी है उनके मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करना, लेकिन स्क्वायर करके, और बाद में क्या ले लेना, अर्थमेटिक मीन ले लेना, और बाद में रूट ले लेना। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का डिफिनीशन है ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का क्या है, डिफिनीशन है। लेकिन जब इसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को ना मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से जब इसको डिराइव किया जाता है, तो लिखना मैथमेटिकली, मैथमेटिकली, मैथमेटिकली VRMS इज इक्वल टू, मैथमेटिकली जब निकाला जाता है ना, तो VRMS की जो वैल्यू है ना वो याद रखना, कितना निकल के आता है, √3RT/m निकल के आता है, तो इनको याद रखना, ये इनकी वैल्यू है। और आइडियल गैस के लिए अगर हम लगाते हैं ना, तो सबको पता है, एक तो PV इक्वल टू क्या होता है, RT, और एक तो हमारे पास होता है डर्टी PM, DRT क्या, PM। तो बताओ RT की वैल्यू यहाँ क्या रख सकते हैं, PV, तो VRMS का एक फार्मूला कैसे बनेगा, एक तो 3RT क्या है, M, अगर RT की जगह पे हमने PV रख दिया तो 3PV/m, और एक बार RT/m पूरा रख दो, तो यहां से RT/m की वैल्यू निकालेंगे तो P/D आ जाएगा, तो 3 × P/D। बताओ VRMS की ये पूरी फार्मूला बन जाएगा कि नहीं। तो VRMS को हमने निकाल लिया, एक बार PV इक्वल टू RT से निकाला तो 3PV/m आ गया, और एक बार डर्टी PM से RT/m की वैल्यू उठा के रख दी, कितना आ गया, P/D। क्लियर है भाई, क्लियर है, यही है VRMS। तो VRMS 3RT/m होता है रूट के अंदर, RT को हमने रिप्लेस कर दिया PV से, अगली बार PV/m को रिप्लेस कर दिया P/D से, सॉरी RT/m को रिप्लेस कर दिया, RT/m को रिप्लेस करेंगे डर्टी PM वाले से, कितना आएगा P/D। तो वही तो लिखा मैंने P/D, मतलब VRMS आप निकाल सकते हो यहां से। हाँ जी बताइए, किसकी, नहीं नहीं, वो तो B1 B2 B3 निकाले थे, वो तो अलग अलग मॉलिक्यूल अगर हैं, अलग अलग वेलोसिटी से लेके चल रहे हैं, तो वो तो एवरेज जैसे होता नहीं कि निकाल लेंगे VRMS। यहाँ पर VRMS है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकली ये पूरे गैस का, ये एक तरह का मतलब एक कंबाइन वेलोसिटी का कंबाइन इफेक्ट है ये, ठीक है, वेलोसिटी का पूरा कंबाइन इफेक्ट है। लेकिन ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के नाम से जाना जाएगा, और ये 3RT/m और प्रेशर वॉल्यूम पे इन सब पे डिपेंड कर रहा है VRMS। तो जब VRMS का यहाँ पे फैक्टर इफेक्टिंग देखोगे ना, तो ध्यान से देखना, VRMS अंडर रूट किसके जा रहा है, √T/ टेम्परेचर के डायरेक्टली है, मोलर मास के इनवर्सली है। अगर तुमसे VRMS के बारे में बात करेगा ना,
तो टी बाई एम के डायरेक्ट, टी के डायरेक्टली और मोलर मास के इनवर्सली है। ऐसे वहां पर जब हम बात करेंगे प्रेशर और डेंसिटी के बारे में, तो बीआरएमएस क्या करेगा, प्रेशर अपार डेंसिटी का रेशियो के डायरेक्टली जाएगा। ऐसे में हो गया किसका, ये मोलर मास है ना नीचे 3RT/m, तो मोलर मास का मतलब है 1 मोल का है केवल, 1 मोल का जो मास होता है वो मोलर मास कहलाता है ना भाई। 3RT/m में टी टेम्परेचर है, m क्या है, मोलर मास है। हाँ जी, इसमें इस पे उससे डिपेंड नहीं कर रहेगा भाई। हाँ, पूरा रिलेशन यही है। सुनो, यहां ना मुझे फार्मूला कोई बना देगा 2 केस के लिए। यार अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग मोलर मास, अलग अलग मोलर मास मतलब अलग अलग गैस आ जाए तो, अलग अलग मोलर मास या अलग अलग गैस आ जाए तो क्या करोगे फिर बताइए। तो बी आर एम एस 2 इज इक्वल टू क्या था, T/m ना, तो T1/T2 M2/M1 ऐसे चलेगा। और अगर सेम गैस होता तो, हाँ से M1 M2 मोलर मास है, सेम गैस का मोलर मास क्या होता बराबर। तो अगर सेम गैस होगा तो M1 M2 कट जाएगा, केवल T1 T2 से निकालना। अगर मान लो गैस भी डिफरेंट है तो पूरा डिफरेंट होगा, जो वैल्यू देगा वो रखना, और उसके आधार पे आपको निकालना होगा। अच्छा कभी ना न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आ जाए, फॉर न्यूमेरिकल, अगर न्यूमेरिकल के लिए अप्रोच करने को आ जाए ना, कभी अगर न्यूमेरिकल के लिए अप्रोच करने को आ जाए कि बीआरएमएस आप निकालोगे कैसे, तो सबको पता है 3RT/m करेंगे ऐसे। तो यहां पर आप क्या करोगे, 3RT/m को जब यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो आप देखिएगा जरा इसमें क्या करेंगे कैसे करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको रखनी पड़ेंगी। तो अगर इसमें वैल्यू रखोगे तो बताओ वैल्यू कैसे रखोगे यहाँ पे। ये टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपको पता है इन केल्विन में ही रखना है, इन किस में रखना है, केल्विन में रखना है। और यम आपको पता है मोलर मास है, समझो जरा ध्यान से, मोलर मास यहाँ किस में रखोगे। आपको पता है कि अगर वेलोसिटी तुम्हें किस में निकालना है, मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ बताओ मास को, मोलर मास को कैसे रखोगे, केजी में रखना पड़ेगा। पता चला कि ऑक्सीजन मालिक्यूल दिया तुमने 32 रख दिया, गलत है। 32 होगा 32 ग्राम किलोग्राम में बदलना भैया। तो यहाँ इसको किस में रखना है, इन केजी में। अगर तुम्हें मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी निकालना है तो मोलर मास जो है केजी में उठा के रखना, नहीं तो गलती कर देते हैं हम लोग, O2 का जो भी है 32 रख देंगे और कैलकुलेशन करेंगे और आंसर करेंगे, मैच नहीं कर रहा है, मैच करेगा भी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में निकाल रहे हो तो मोलर मास को किस में रखना है, केजी में रखना। इसलिए लिख दे रहा हूं, क्योंकि फार्मूला पता भी रहता फिर भी आंसर मैच नहीं कर पाता है। गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है कि मीटर पर सेकंड में निकल रहा, तो एमकेएस वाला चलेगा, जूल वाला 25/3 जूल केल्विन, अरे जी 8.314 करके लिखाया था, तो जूल केल्विन, केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स यही वाली वैल्यू चलेगी। आर की वैल्यू 25/3 रखना, वही 8.314 वाला, तब जाकर के आंसर मैच करा पाओगे। फार्मूला याद होता है लेकिन कई सारा बच्चा यहीं पर गलती करता है, वो रिलेट ही नहीं कर पाता है कि किस डेटा में किस वैल्यू को रखना है। तो ध्यान रहे इसको, जब भी वेलोसिटी तुम्हें मीटर पर सेकंड में चाहिए, टेम्परेचर तो केल्विन में हमेशा रखना, आर की वैल्यू 25/3 रखना, और मास को किलोग्राम में रखना, तब जाकर के वेलोसिटी तुम्हारी किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आंसर निकाल पाओगे। और हर जगह जो भी डेटा आपको मिलेगा मीटर पर सेकंड का मिलेगा, नहीं तो मीटर पर सेकंड निकालना अपने आप आ जाएगा। और जब जब तुम्हें वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में निकालना होगा तो समझ जाना कि फिर मास, मोलर मास को केजी में रखना। तो ये एक न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए मैंने एक तरीका बताया, ये ध्यान रखना।
अब यहीं पर एक ग्राफिकल अप्रोच के लिए दूसरा ग्राफ बनाओ जरा यहीं पे। तो बीआरएमएस का फार्मूला आप लिखो जरा। बीआरएमएस स्क्वायर, बीआरएमएस इक्वल टू कितना, रूट कितना, 3RT बाई एम इज द मोलर मास। आप इसको जान रहे हो। अच्छा, इसका हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, तो बीआरएमएस स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3RT बाई एम। तो अब जरा ग्राफ तुमसे जैसा पूछेगा बताना। हम यहाँ से दो ग्राफ बनाएंगे भाई, यहाँ से आपसे दो ग्राफ पूछेगा, दो तरह का। अब वो दो ग्राफ का मतलब है ना कि वो एक्सिस देख लेना कौन कौन सा एक्सिस दे रहा हो। अब अगर उसने तुम्हें इधर दिया बीआरएमएस और इधर देगा क्या, टेम्परेचर, मतलब बीआरएमएस का स्क्वायर दे दिया, इधर देगा बीआरएमएस का स्क्वायर, उधर देगा टेम्परेचर, और इधर मैंने दिया बीआरएमएस और इधर दिया टेम्परेचर, दोनों में ग्राफ बताओ। यहां पर देखना, यहां पर तुम्हें दिख रहा है कि जो बीआरएमएस है उसका स्क्वायर जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली है। तो अगर मैं यहां बीआरएमएस निकालूंगा तो ये डायरेक्टली ये क्या आ जाएगा, रूट ऑफ टी आ जाएगा। क्या आ राइट जाएगा, हैंडेड पैराबोला बनेगा। हाँ, रूट ऑफ टी आ जाएगा। किसका बनाया, बीआरएमएस और टी का, और राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा ना। सही है। आप बीआरएमएस स्क्वायर के हिसाब से जब ग्राफ बनाओगे ना, तो भैया बीआरएमएस को ही तुमने वाई एक्सिस माना यार, तो जब ये तुम्हारा वाई है, ध्यान से इसको वाई मान लिया तो ये क्या है तुम्हारा, तो वाई इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन बनेगा ये। और तुम्हें पता है ये बीआरएमएस है, ये क्या है, बीआरएमएस है, और ये क्या तुम्हारा टेम्परेचर है। तो अगर हम बीआरएमएस को हम क्या माने पूरा, बीआरएमएस को अगर हम मानेंगे इधर वाई एक्सिस पर और इधर क्या मानेंगे टेम्परेचर, तो कैसा ग्राफ बनेगा फिर, रूट का बनेगा ना। किसका बनेगा, रूट का। रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। रूट एक्स टाइप का ग्राफ ऐसे होगा भैया। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, तो ये जो है हो गया। तो ये ग्राफ देख लेना एक बार, बीआरएमएस स्क्वायर दिया है तो स्ट्रेट लाइन बनाना है, लेकिन अगर बीआरएमएस देगा तो क्या कर देना फिर ऐसे। और कुछ लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, हम उनकी उनकी कंफ्यूजन एक तरह से दूरी कर देते हैं। अगर बीआरएमएस इधर दिया और इधर रूट टी दे दिया तो अभी फिर से स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अभी क्या बन जाएगा, ये फिर से स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, क्योंकि हमने बीआरएमएस को वाई मान लिया, रूट टी को ही क्या मान लिया है, एक्स मान लिया, तो वाई इक्वल टू एम एक्स बन जाएगा ऐसे। हाँ हाँ, स्लोप के बारे में यहां से दिख जाएगा वो 3R/m वाला जो भी है। तो यहां से आपको स्लोप क्या दिखेगा, स्लोप दिखेगा 3R/m। तो यहां से स्लोप आपको दिखना शुरू हो जाएगा 3R/m करके। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि ये ग्राफिकल अप्रोच पर एक छोटा सा क्वेश्चन था, अगर इनके ग्राफ पे भी क्वेश्चन बनाता है ना, तो फिर आप यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी को कनेक्ट करने जा रहे हैं, और हम केवल यहां नहीं करेंगे, जिस तरह अभी दो टाइप की वेलोसिटी और पढ़नी है, हर बार दोनों वेलोसिटी को काइनेटिक एनर्जी से आप कनेक्ट करके खुद डिराइव कर लेना, पता चल जाएगा। कई बार क्वेश्चन बना है, काइनेटिक एनर्जी दिया है तो बीआरएमएस पूछा है, बीआरएमएस दिया है तो काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो बीआरएमएस और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कर दीजिए, और फिर उसके बाद और कुछ नहीं करना चाह रहे हो तो बीआरएमएस का फार्मूला जानते हो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जानते हो, लिख करके डिवाइड कर देना, रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में देखना, मैं वही रिलेशन डेवलप करने जा रहा हूं, तो एक नोट करके लिख देना, बीआरएमएस वर्सेस क्या, बीआरएमएस वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और बीआरएमएस में रिलेशन है। कभी अगर क्वेश्चन बनता है काइनेटिक एनर्जी दे बीआरएमएस पूछे, बीआरएमएस दे काइनेटिक एनर्जी पूछे, तो क्या करेंगे फिर, तो चलिए दोनों का फार्मूला लिखिएगा और उसके बाद डिवाइड कर दीजिएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें 1 मोल के लिए तो 3/2 RT, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। और दूसरा बीआरएमएस का फार्मूला क्या है, बीआरएमएस का फार्मूला क्या है, स्क्वायर कर लेते हैं, बीआरएमएस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3RT/m। बताओ, दोनों में रिलेशन चाहिए तो दोनों को क्या कर दो, डिवाइड, दोनों को डिवाइड कर दो, रिलेशन बन जाएगा। काइनेटिक एनर्जी अपन बीआरएमएस का स्क्वायर RT/RT कट गया, कितना आ गया, 3 कट जाएगा, m/2 आ जाएगा। इसका मतलब है
इसका मतलब है जो आप जानते थे वहीं पहुंचे कि नहीं, बताओ। हाफ एम बी आर एम एस स्क्वायर मिला कि नहीं मिला, यही तो आप जानते थे। इसका मतलब वी आर एम एस दिया हो तो डायरेक्ट आपका काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी दिया हो तो क्या निकल जाएगा, वी आर एम एस निकल जाएगा। यार यहीं तो जाओगे। क्या हुआ? हाँ जी। वो एक्चुअली वो काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग यूज किए 3/2 RT, वो पीबी वही वही उसी से तो निकाल के आए थे। तो वापस पीबी के टर्म में पहुंचोगे आप। ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आरटी के जगह पर पीबी रख दो खाली ना। आरटी के जगह पे क्या रख दो खाली, पीबी। अगर प्रेशर वॉल्यूम दिया है तो काइनेटिक एनर्जी देगा, वीआरएमएस निकालना होगा, वीआरएमएस देगा तो काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा। कर ले जाओगे। यहां पर भी वही आएगा भाई, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें यहां पर वीआरएमएस दिया है, मान लो किसमें, मीटर पर सेकेंड में, तो समझ लेना कि ये मोलर मास किसमें रखना पड़ेगा, केजी में रखना। अगर ये केजी में रखे हो तो काइनेटिक एनर्जी जूल में निकल के आएगा। किसमें निकल के आएगा, जूल में निकलेगा। फिर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जूल में निकलेगा। तो ये सारी टेक्निक थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। हो जाएगा। चलिए, तो हम लोगों ने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को देखा, उसका मेन फार्मूला था √3RT/m, वो याद रखना। और आरटी को ही पीवी से रिप्लेस कर देंगे, या RT/m को P/D से, डर्टी पीएम वाले से। तो 3 फार्मूले बन जाएंगे आपको, है ना, वो पता रहेगा। तो यहाँ पर ना कुछ ज्यादा है नहीं, एक ही मेन फार्मूला है, उसी को आप बनाते रहिए। तो आपने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बना लिया क्या। अब दूसरा एक वेलोसिटी आपके पास होगी, एवरेज वेलोसिटी। अगला टर्म कौन सा है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज। चलिए एवरेज वेलोसिटी को समझिए। यहाँ एवरेज वेलोसिटी नॉर्मल है भाई, जैसे आप डिफाइन करना हो ना तो बहुत ही सिंपल है। मान लो एक कोई क्लोज कंटेनर या बलून है, उसमें N1 मालिकूल का वेलोसिटी V1 से चल रहे हैं। मान लो N2 मालिकूल V2 वेलोसिटी से चल रहे हैं, और N3 मालिकूल V3 वेलोसिटी से चल रहे हैं, एंड सो ऑन। तो बताओ एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेगा, इसका एवरेज लेना है तुम्हें। तो N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3, और होता तो डॉट डॉट अपान कितना, N1 प्लस N2 प्लस N3। नॉर्मल एवरेज जो लेते हो वैसे ही चलेगा। तो ये तो जब अगर अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग वेलोसिटी दे दे तो ऐसे निकाल लेना, तो न्यूमेरिकल टाइप का सॉल्व हो जाएगा। और ये इसकी डिफिनीशन है। लेकिन जब मैथमेटिकली बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से, मैक्सवेल के डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से जब हम इसको डिराइव करते हैं ना, तो जब डिराइव करते हैं तो इसका मैथमेटिकली कुछ और रिलेशन आता है RT/m के टर्म में, जैसे हमने उसका निकाला था किसका, BRMS का। तो नीचे लिखना मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली यहां पर जो आएगा ना वो कुछ और आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी, मैथमेटिकली जब एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे ना, अब ये याद रखना सब लोग, वहां √3RT/m था, यहाँ √8RT/πm होगा। और ये वैल्यू तुम्हें याद करना है यहाँ पर एज ए स्टैंडर्ड, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल डिराइव नहीं किया जा रहा है, और उससे मतलब भी आपको नहीं है। आपको तो सीधे एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, टेम्परेचर और मास के, मोलर मास के टर्म में। क्योंकि आरएमएस का देखा था वो एकदम वैसे है, थोड़ा सा वैल्यू बदल रही है, लेकिन वहां भी वो डिपेंड किया था टेम्परेचर और मास पे। यहाँ भी डिपेंड कर रहा है किस पे, टेम्परेचर और मास पे। इसके आधा रूट पूरा है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, अब बाकी वाला टर्म भी निकल जाएगा ना। आरटी के जगह पे किससे रिप्लेस कर देना, पीबी से। तो अगर हम यहां रिप्लेस कर दें, आरटी की जगह क्या रख देना, पीबी। और RT/m की जगह P/D रख सकते हो, डेल्टी पीएम से। तो 8, ये पाई। RT/m की जगह क्या रखेगा, P/D रख सकते हो आप। तो इस तरह से जो टर्म दिया हो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। तो ये वी एवरेज, अच्छा मेन फार्मूला याद रखना, 8RT क्या, πm। अच्छा वहां 3RT/m था रूट के अंदर, यहाँ भी रूट के अंदर ही है, बट यहाँ वैल्यू जो आती है ना वो 8RT कितना आता है, πm। डिराइव करने के बाद यही आता है। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। आ क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म से डिपेंड करेगा, रिलेशन वही आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोलर मास। रिलेशन वही आएगा। तो यहां से देखना
तो बी एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। पूरा आपको पता है कि अगर अलग अलग निकालें वी एवरेज 1 / वी एवरेज 2, तो सबको पता है T1 / T2 M2 / M1, एकदम वही वाला BRMS के जैसा है कि नहीं? पूरा वही रिलेशन है, एकदम वैसे ही चलेगा। यहां पर भी अगर किसी ने बोला कि वी एवरेज यानी एवरेज वेलोसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी को अगर रिलेट करना हो तो क्या करेंगे? तो दोनों का फार्मूला लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे, अपने आप रिलेशन बन जाएगा। तो आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लिखे थे अभी, कितना आया था? 3/2 RT। और बी एवरेज अभी आप बगल में लिखे हो, स्क्वायर कर देते हैं। बी एवरेज का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 8 RT/πm। दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी अपॉन वी एवरेज का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर से RT कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/16 πm। कहां पर है? πm ऊपर है ना, ये आएगा। क्यों भाई? ये रिलेशन आ जाएगा। अगर बी एवरेज दिया है तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी दिया है तो यार काइनेटिक एनर्जी दिया है, वी एवरेज निकल जाएगा। वी एवरेज दिया है तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों का फार्मूला सबको रटा रटाया है। डिवाइड कर देना, अगले में रिलेशन बन जाएगा। तो अलग कोई नया ये बड़ा सा फार्मूला थोड़ी याद करके जाना है, इसके पहले वाले में नहीं याद करना है। मेन फार्मूला याद रखना, अपने आप डिवाइड करना, नया रिलेशन बन जाएगा। और एक दिया है तो दूसरा निकाल लेना। यहां पर भी ग्राफ वैसे ही बनेगा, क्योंकि वहां पर भी क्या है, रूट वही T/m था, यहां भी वही T/m है, तो ग्राफ का एकदम सेम बनेगा। स्लोप खाली थोड़ा सा बदलेगा। हाँ, कांस्टेंट टर्म अलग है तो थोड़ा सा स्लोप बदलेगा, ग्राफ का नेचर वही दिखेगा। तो यहां पर भी ग्राफ का नेचर वही दिखेगा। बी एवरेज का स्क्वायर ले लो, और यहां टेम्परेचर ले लें, या यहां पर बी एवरेज ले लें और टेम्परेचर। तो ये बी एवरेज ये ऐसे जाएगा, और ये बनेगा ऐसे, इस टाइप का। तो इस तरह से ग्राफ वही बनेंगे, तुम्हारे एवरेज वाले भी ग्राफ यही बनेंगे। ठीक है भाई? ये कुछ वेलोसिटीज वगैरह हैं जो इनको दिमाग में रखना है। लास्ट वेलोसिटी आपके पास बच रहा है क्या? BMP बच रहा है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल क्या? वेलोसिटी। ग्राफ बना रहा, देख के, ग्राफ नहीं, वो पीछे वाला ग्राफ है, उसके बाद देख रहा उसको। जल्दी करो। मैं तो छोड़ने वाला था, फिर भी ऐसे बना दिया। ग्राफ तो वही था। हो गया? सुनो जरा, BMP लिखो जल्दी से, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अच्छा, इसको इसकी डिफिनीशन समझना थोड़ा सा। मोस्ट, अच्छा, एवरेज तो जैसे रूट मीन स्क्वायर में जैसा था वैसे दिख रहा था, एवरेज भी था। अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे थे, तो एवरेज ले लिया। यहाँ पे समझना थोड़ा सा, इसका माहौल समझना है। जैसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ भाई, आवाज नहीं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 5 मालिकूल थे। कितने मालिकूल? 5 मालिकूल हैं। मान लेते हैं कि चलो 8 मालिकूल लिया है मैंने। ऐसे कुछ और लेते, मान लो 7 मालिकूल है। रैंडम ऐसे कुछ डेटा दे रहा हूँ समझाने के लिए। 5 मालिकूल है, मान लो इनकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से हो रही थी। और ये जो 8 मालिकूल बचे हैं, इनकी वेलोसिटी मान लो 4 मीटर पर सेकेंड से थी, और 7 मालिकूल की थी 6 मीटर पर सेकेंड। एक एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया है मैंने। ये डेटा का मतलब है कि इसमें से टोटल कितने गैस मालिकूल हैं? 20 है ना? अरे यार, 7 15 5 20, टोटल कितने मालिकूल इस कंटेनर में भरे हैं? 20 मालिकूल। 20 में से 5 मालिकूल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, 8 मालिकूल की 4 मीटर पर सेकेंड, और 7 मालिकूल की 6 मीटर पर सेकेंड। तो समझो जरा, इसमें से मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी किसको कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसमें से मुझे वो वाली वेलोसिटी बताओ
जिस वेलोसिटी को मैक्सिमम मॉलिक्यूल फॉलो कर रहे हैं, वो वेलोसिटी बताओ जिसके फॉलोवर ज्यादा हैं। 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ, 4 मीटर पर सेकेंड के फॉलो वेलोसिटी हमें नाम देना, वेलोसिटी को पहचानना है कि कौन है बीएमपी वेलोसिटी। तो कौन है बीएमपी वेलोसिटी, यानी जिस वेलोसिटी के फॉलोवर ज्यादा हैं। तो 4 मीटर पर सेकेंड को फॉलो करने वाले लोग ज्यादा हैं, इसका मतलब 4 मीटर पर सेकेंड ही क्या बन गया, बीएमपी। यानी जिसके जिसके फॉलोवर ज्यादा हो वही वीआईपी होता है ना, तो वही बीएमपी बनेगा। यहाँ पे वही क्या बनेगा, बीएमपी बनेगा। तो जिस वेलोसिटी को ज्यादा लोग पोजेस करें, ज्यादा लोग उसको कैरी करें, ज्यादा लोग उसको लेके चलें, या ऐसे बोलो कि जिस वेलोसिटी के फॉलोवर ज्यादा होने, जिस वेलोसिटी को लेके चलने वाले लोग ज्यादा हैं। तो 4 मीटर पर से वैल्यू मत देख लेना कम ज्यादा, 4 मीटर हो, 2 मीटर हो, 1 मीटर पर सेकंड हो, उससे मतलब नहीं है। जिसको जैसे 4 मीटर पर सेकंड है, तो 4 मीटर पर सेकंड को फॉलो करने वाले कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। ये ज्यादा होने चाहिए, नंबर ज्यादा होने चाहिए उनकी। किसका क्या, नहीं तो डिफाइन कैसे कर पाएगा फिर। बीएमपी डिफाइन करना है कि जिस वेलोसिटी को पोजेस करने वाले मॉलिक्यूल ज्यादा हों, यानी जिस वेलोसिटी के फॉलोवर क्या हो, ज्यादा मॉलिक्यूल हो, वही आपको आंसर लेना है। तो इसका मतलब 4 मीटर पर सेकेंड के फॉलोवर ज्यादा हैं, तो इसको हम देंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो डिफिनीशन लिखना हो तो नीचे लिख देना। अब तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की डिफिनीशन मतलब कहानी तो समझ में आ गई ना। इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कौन सा हो गया, वेलोसिटी विच इज पोजेस बाय, वेलोसिटी विच इज पोजेस बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो डिफिनीशन लिख दो भाई जल्दी से, वेलोसिटी विच इज पोजेस बाय, वेलोसिटी which is possessed by what, maximum number of molecule। velocity which is possessed by maximum number of molecule is called what, is called BMP, यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है अकॉर्डिंग टू अबव डायग्राम, अकॉर्डिंग टू अबव डायग्राम बीएमपी यहाँ कितना दिख रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे बता सकते हो कि अकॉर्डिंग टू अबव डायग्राम, अकॉर्डिंग टू अबव डायग्राम बीएमपी इज इक्वल टू व्हाट, 4 मीटर पर सेकेंड। तो 4 मीटर पर, ये तो डेटा से समझ में आ गया तुरंत, और नहीं तो ऐसे समझ नहीं मिलता कि क्या हो क्या रहा है। तो जिस वेलोसिटी को लेके चलने वाले लोग ज्यादा मिले वही बीएमपी है। वही क्या है, बीएमपी है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वही है। ठीक है, एक वर्ड यहीं पर छोटा सा आता है ना, फ्रैक्शन ऑफ। अच्छा, टोटल मॉलिक्यूल बताओ जरा, अबव डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ, तो कुछ कंटेंट यहां से निकाल रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने कंटेनर में। तो लिखना 20। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, 5 और कितने था, 5 8 और 7, 5 + 8 + 7 कितने, 20 मॉलिक्यूल हैं। एक इंफॉर्मेशन और बताओ जरा, उसमें बताना जरा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बता दो, 10 मीटर पर सेकेंड वाले स्पीड का फ्रैक्शन बताओ। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड वाले स्पीड का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उनका फ्रैक्शन बताओ। तो 10 मीटर को लेके चलने वाले कितने लोग थे, 5, और टोटल कितना था, 20। तो फ्रैक्शन मतलब 5/20 लिखेंगे ऐसे, यानी 10 मीटर पर सेकेंड को लेके चलने वाले 5 लोग थे। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड को लेके चलने वाले की, 5/20। ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल किसका पूछ लें हम, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद अगर हम 4 का पूछें, 6 का पूछें, किसी का भी, तो अगर मैं पूछ लिया 6 मीटर पर सेकेंड, तो इसका कितना आएगा, 7/20। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे लिखे जाते हैं कि उस स्पीड को पर्टिकुलर कितने मॉलिक्यूल लेके चल रहे थे और टोटल मॉलिक्यूल कितने दिए थे। तो इन जनरल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को हम क्या लिखेंगे कि देख, ये ऊपर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नीचे क्या है, टोटल मॉलिक्यूल्स। तो हम इसको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को n/nt से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं,
अरे एन मतलब मॉलिक्यूल कौन से हैं, वो कितने, और टोटल मतलब एनटी मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल। तो एन बाई एनटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की कहानी है। अरे किसी का भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हो भाई। वो तो मैं बोला कि एन अपान एनटी से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब चाहे वो 4 मीटर पर सेकंड का पूछे, चाहे वो 6 मीटर पर सेकंड का पूछे, चाहे वो 10 मीटर पर सेकंड का पूछे, किसी का भी पूछे, तो उसका खुद का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपन टोटल यानी एन अपान एनटी। तो हम इसको एन अपान एनटी से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो एन अपान एनटी है तुम्हारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। बाकी इसके कुछ ग्राफ बताएंगे, कंपेयर कराएंगे, एक से ज्यादा गैस का एक साथ ग्राफ बनाएंगे, और उसके बाद इनके तीनों वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे, कौन कम है कौन ज्यादा है, ये सारी चीजें चलेंगी। इसके बाद में ये वाला सेगमेंट, आइडियल गैस वाला सेगमेंट खत्म हो जाएगा। तो आधे घंटे तो हम इस वेलोसिटी को रिलेट करेंगे, तीनों टाइप की वेलोसिटी को। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा तुम्हारा नॉन आइडियल क्या, रियल गैस बचेगा। तो एक बार जरा अटेंडेंस लगवा देना भाई। अचमान मिश्रा, प्रेजेंट सर। अभिनव साहू, आदित्य कुमार विश्वकर्मा, अग्रण्य वर्मा, अग्रण्य वर्मा, आनंद प्रताप सिंह, आनंद प्रताप, प्रेजेंट सर। अनुष्का पटेल, अर्जित पांडे, आर्या श्रीवास्तव, आर्या, प्रेजेंट सर। आर्यन पटेल, अस्मित तिवारी,